solution has been classified as, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि सॉल्यूशन को क्लासिफाई कर रहे हैं किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टिकल साइज। देखो कि अगर हमारे पास पार्टिकल साइज बहुत छोटा है ना, तो उस केस में उसको बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। हमारे पास अगर पार्टिकल साइज अगर बहुत छोटा अगर आ रहा है तो दैट की दे आर कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन, तो सच्चा सॉल्यूशन है। अब थोड़ा सा अगर पार्टिकल साइज अगर आपका बड़ा हो गया तो बोलेंगे कोलॉइडल सॉल्यूशन। और अगर पार्टिकल साइज और भी बड़ा अगर हो गया तो बोलेंगे सस्पेंशन। ठीक है, तीन टाइप का हो गया आपका, ट्रू सॉल्यूशन हो गया, कोलॉइडल सॉल्यूशन हो गया, और क्या हो गया आपका सस्पेंशन। यहाँ पे हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं तो पार्टिकल साइज का रेंज है ना। तो अगर आपका जो पार्टिकल साइज है अगर वो लेस देन 1 नैनोमीटर अगर हो गया है ना, लेस देन 1 नैनोमीटर, तो बोलेंगे क्या बनाएगा, ट्रू सॉल्यूशंस। और अगर हमारे पास पार्टिकल साइज अगर आपका लाई कर रहा है बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, तो बोलेंगे वो क्या बना रहा है, मोर देन अगर 1000 हो गया तो लॉजिकल है उसको बोलेंगे सस्पेंशन है ना। मोर देन 1000 नैनोमीटर तो दैट के दे आर कॉल्ड टू बी सस्पेंशन। एक ब्रॉड अपना क्लासिफिकेशन है। अच्छा देखो कि अगर आपका पार्टिकल साइज अगर लेस देन 1 नैनोमीटर अगर है तो बोलते हैं कि पार्टिकल किस स्टेरॉयडल स्टेट में। इसलिए इफ पार्टिकल साइज, क्योंकि स्टेरॉयड क्या की स्टेट है ना, जो डिपेंड कर रहा है पार्टिकल साइज पे। कोलॉइड में क्या स्टेट है, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, पार्टिकल साइज। इसलिए इफ पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर then we say it is in क्रिस्टलॉइडल है ना, क्रिस्टलॉइडल स्टेट। और ऑब्वियसली बात अगर मोर देन अगर 1 नैनोमीटर और 1000 नैनोमीटर के बीच में आ गया तो बोले किस स्टेट में है, कोलॉइडल स्टेट में। और अगर 1000 से ज्यादा होगा तो बोलेंगे सस्पेंशन स्टेट में। इसलिए कह सकते हैं कि सस्पेंशन, कोलॉइड और क्रिस्टलॉइड ये सब जो है स्टेट ऑफ मैटर किस पे डिपेंड कर रहा है। हाँ, इसलिए इफ particle size lies between 1 nanometer to 1000 nanometer, then we say it is in colloidal state. Similarly, अगर आपका मोर देन अगर 1000 नैनोमीटर अगर है, then we say it is in suspension state. It is in suspension state. इसलिए मोटा मोटी बंद किया हो जाए, ओके। अब देखो तो यहाँ पे हमारे पास ये तीन बातें आएंगे ना। दूसरी बात आप देखो कि अगर हम लोग बात करेंगे इनकी फिल्ट्रेबिलिटी की है ना, अगर हम लोग बात करें इनकी फिल्ट्रेबिलिटी, सबसे पहले क्या है कि जो आपका ट्रू सॉल्यूशन है तो उस केस में उसका पार्टिकल साइज क्या है, बहुत छोटा है या बड़ा है, छोटा है। इसलिए उस केस में क्या होगा कि उसका जो पार्टिकल होगा वो एनिमल मेम्ब्रेन और फिल्टर पेपर दोनों से पास कर जाएगा, पास कर जाएगा। और यहाँ पे तो बीच का आ गया थोड़ा सा
इसलिए दैट केस ये फिल्टर पेपर से पास कर जाएगा और एल्यूमिनियम से पास नहीं करेगा, है ना। और अगर हमारे पास दोनों से अगर पास नहीं किया तब तो बोल देंगे कि भाई पार्टिकल साइज तो जरूरत से ज्यादा क्या होगा, बड़ा होगा। इसका लोग किस स्टेट में होगा, सस्पेंशन स्टेट। इसलिए हमेशा जो है हम लोग देखते हैं पास करके कि अगर आपका फिल्टर पेपर से पास कर रहा है लेकिन एल्यूमिनियम से पास नहीं कर रहा, बोले कोलॉइडल स्टेट। दोनों से पास कर रहा है मतलब कोलॉइडल स्टेट में है, और किसी से पास नहीं किया तो बोलेंगे सस्पेंशन स्टेट में। ठीक है। दूसरी बात देखो, इफ आई टॉक अबाउट देयर स्टेबिलिटी, तो जो भी आपका ट्रू सॉल्यूशन होता है ना वो सब क्या होता है, आपका स्टेबल होता है। जैसे आप मान लो कि आपके पास एक्वस इनिशियल सॉल्यूशन है, तो उस केस में वो क्या है, स्टेबल या अनस्टेबल है। मान लो कितने दिन भी छोड़ दो, कितने दिन भी छोड़ दो, क्या वो कभी प्रेसिपिटेट करेगा, नहीं करेगा। और चाहोगे भी तो प्रेसिपिटेट नहीं करा सकते, चाहोगे भी ना कुछ डाल के इसको प्रेसिपिटेट कराते हैं NaCl को, तो प्रेसिपिटेट नहीं करेगा। इसलिए ये काफी स्टेबल होता है, कैन नॉट बी प्रेसिपिटेटेड, क्योंकि इस समय क्या होता है, ब्राउनियन मोशन होता है ना, जो जिगजैग मोशन को क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन। इसलिए हमारे पास जो है ये आपका स्टेबल है, दैट इज कांट बी सेटल्ड, है ना। इसको सेटल हम लोग नहीं करा सकते, है ना। और ये जो हम लोग के पास जिगजैग मोशन, इसी को क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन है, और ब्राउनियन मोशन तो आपको पढ़े हुए जिगजैग मोशन, और ये अगेंस्ट द ग्रेविटी काम करता है। इसलिए हमारे पास जो पार्टिकल है ना वो प्रेसिपिटेट नहीं कर पाएगा। यहाँ भी आपका ब्राउनियन मोशन है, नो डाउट, यहाँ भी आपका ब्राउनियन मोशन है। इसलिए हमारे पास यहाँ पे जिगजैग मोशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे भी मूवमेंट क्या हो रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रहा है। इसलिए भी क्या होगा, स्टेबल या अनस्टेबल, स्टेबल होगा, लेकिन इसको प्रेसिपिटेट करा सकते हैं, है ना। स्टेबल बट कैन बी सेटल्ड, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं कोएगुलेशन। दोनों पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, तो इसको सेटल हम लोग करा सकते हैं। और ये हमारे पास जो है, इसको अगर छोड़ देंगे सस्पेंशन है, अपने आप बढ़ जाएगा। तो ये सेटल बाय इट्स ओन, भारी है ना ये। अब भारी होने की वजह से क्या होगा कि हमारे पास जो है अपने आप छोड़ दो, टूटने के बाद ये क्या होगा, सेटल हो जाएगा। इससे आप देखोगे कि बच्चों की जो बहुत सारी दवाई होती है सस्पेंशन के फॉर्म में आती है। छोटा बच्चा जो होता है उसके बहुत सारे टैबलेट तो नहीं खिलाते ना, कि खिलाते हैं टैबलेट खा लो, नहीं ना। जो छोटा बच्चा दवाई होता है वो सब आता है सस्पेंशन के फॉर्म में। इसे दवा पे लिखा आता है शेक वेल बिफोर यूज। सस्पेंशन है ना, बैठा हुआ है, इससे उसको क्या करना पड़ेगा, शेक करना पड़ेगा ताकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, तब उसको यूज करते हैं। ये अपने आप क्या हो जाएगा, आपका सेटल कर जाएगा। ये सेटल नहीं करेगा लेकिन उसको सेटल करा सकते हैं, और इसको तो करा भी नहीं सकते। तो पहला वाला तो कांट भी सेटल्ड होगा ना। दूसरा वाला इसको प्रेसिपिटेट करा सकते, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन प्रेसिपिटेट नहीं करा सकते। अरे वो अगर हम जाते हैं द केस ऑफ आवर ट्रू सॉल्यूशन, तो ट्रू सॉल्यूशन में हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं ना। तो एक जैसे इसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट, है ना, और इसको हम बोलते हैं सॉल्यूट। इसलिए ट्रू सॉल्यूशन हैविंग टू कंपोनेंट जानते ही, वन इज योर सॉल्यूट एंड अदर इज योर सॉल्वेंट। दूसरी बात क्या है कि जो भी हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन है ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है, इट इज योर होमोजेनियस मिक्सचर। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि नहीं, इट इज हैविंग अ होमोजेनियस नेचर, इट इज हैविंग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो होता क्या है, ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना इतने छोटे होते हैं ना कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग में जाकर के डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग में जाकर के जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तो लगेगा कि सिस्टम कैसा हो गया, यूनिफॉर्म। इससे हम बोलेंगे इट इज हैविंग अ होमोजेनियस सिस्टम। ओके, अगर में जब कोलॉइडल्स में जब जाते हैं, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कोलॉइड्स में जाते हैं, तो पहली बात है कि जो कोलॉइड्स है वो हेटेरोजेनस मिक्सचर है। जो कोलॉइड्स है वो सब क्या है, हेटेरोजेनस मिक्सचर, क्योंकि पार्टिकल साइज क्या है, बड़ा है। अब पार्टिकल साइज बड़ा होने की वजह से क्या होता है, इन सब स्पेसिंग में फिट नहीं होता है, इससे वहां पे क्या होगा, आपका रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यूनिफॉर्म होगा। ऐसे वो हेटेरोजेनस मिक्सचर एज पार्टिकल्स
ड्यू टू लार्जर साइज आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। तो पार्टिकल साइज आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसलिए जो कोलॉइड है इसमें हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट टर्म यूज नहीं करते। इसलिए क्या आता है कि जो कोलॉइड्स है इट इज हैविंग अ टू कंपोनेंट, वन इज योर डिस्पर्स फेज एंड द अदर वन इज योर डिस्पर्शन मीडियम। तो एक को बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज और दूसरे को बोलते हैं डिस्पर्शन मीडियम। तो आप कह सकते हो कि डिस्पर्शन मीडियम इज एनालॉजी टू सॉल्वेंट एंड डिस्पर्स फेज इज एनालॉजी टू सॉल्यूट। पर सॉल्यूट सॉल्वेंट टर्म से यूज होता है किसके लिए? टू सॉल्यूशंस के लिए। तो कोलॉइड के लिए हमेशा हमको पैस टर्म यूज करना है डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। तो कहता है कि डिस्पर्स फेज क्या है कि डिस्पर्स फेज बेसिकली हो गया कोलॉइडल पार्टिकल्स, है ना। याद रखना है कि कोलॉइडल पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड। डिस्पर्स का मतलब क्या हो गया? छितरा हुआ, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। रैंडम हो गया ना, डिस्पर्स इसे बोलता है। कोलॉइडल पार्टिकल्स या कोलॉइडल पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन डिस्पर्शन मीडियम। इसलिए जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं ना वो सब डिस्पर्स होते हैं किसमें? हाँ, इसलिए कोई भी कोलॉइडल पार्टिकल अगर आपका डिस्पर्स है डिस्पर्शन मीडियम में तो उस केस में वो क्या बनाएगा? आपका कोलॉइड। जैसा देखो कि यहाँ पे जो कोलॉइडल पार्टिकल है वो हमारे पास डिस्पर्स है कि नहीं? तो जो कोलॉइडल पार्टिकल है वो डिस्पर्स है और कोलॉइडल पार्टिकल जो है आपका डिस्पर्स है किस डिस्पर्शन मीडियम में। इसलिए इस कोलॉइडल पार्टिकल को हम क्या बोलेंगे? डिस्पर्स्ड फेज। और जिस मीडियम में, जिस सॉल्वेंट में या जिस लिक्विड में या जिस चीज में वो आपका डिस्पर्स है उसको क्या बोलेंगे? डिस्पर्शन मीडियम। इसलिए डिस्पर्स फेज आर डिस्पर्स्ड इन dispersion medium to form colloid. चला तो क्या? अब देखो कि on the basis of physical state of dispersed phase and dispersion medium, and on the basis of the physical state of dispersed phase and dispersion medium, total we have 8 types of colloid. अब देखो कहता है ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, टोटल हमारे पास जो है कितने टाइप से कोलॉइड हो गए? 8 टाइप का कोलॉइड हो गया। देखो कि हमारे पास जो भी आपका डिस्पर्स फेज है दैट वुड बी सॉलिड लिक्विड गैस। जो डिस्पर्शन मीडियम है दैट वुड आल्सो बी सॉलिड लिक्विड एंड गैस। इससे लॉजिकली हमारे पास कितने टाइप का कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन होना चाहिए? 9 टाइप। सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैस, लिक्विड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड, लिक्विड गैस, गैस सॉलिड, गैस लिक्विड, गैस गैस। तो टोटल कितने टाइप का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए? 9, लेकिन है कितना? 8। As gases never mixes heterogeneously। तो देखो हमेशा रखना है कोलॉइड का मतलब क्या हो गया? हेटेरोजेनस मिक्सचर होना है कि होमोजेनस? हाँ, लेकिन क्या होता है कि कभी भी गैसेस जो है वो हेटेरोजेनसली हमारे पास मिक्स नहीं होते हैं,
हमेशा गैस कैसे मिक्स होते हैं? होमोजेनियसली। इसलिए गैस इन गैस कभी नहीं आएगा। इसलिए हम लोग ये कहेंगे कि हमारे पास जो है डिस्पर्स फेज भी गैस और डिस्पर्शन मीडियम भी गैस, ये कॉम्बिनेशन हम लोग को पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दो गैस जब भी मिक्स होगा तो हमसे कैसे मिक्स होगा? होमोजेनियसली, हेटेरोजेनियसली। होमोजेनियसली जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एयर है ना, एयर तो कोई भी अगर आप एयर का अगर सैंपल अगर लोगे तो उसमें आप बोलोगे कि भाई 78% नाइट्रोजन बाई वॉल्यूम है और आपके पास जो है 21% ऑक्सीजन बाई वॉल्यूम है और बाकी जानते हैं सब चीजें। मतलब आप क्या बोलोगे, एयर का कोई भी सैंपल उठाओगे तो एक कंपोजिशन मिलेगा कि अलग मिलेगा? सेम कंपोजिशन मिलेगा ओवर द ओवरऑल तो सेम आपको कंपोजिशन मिलेगा। मतलब क्या हुआ, होमोजेनियस हुआ कि हेटेरोजेनियस हुआ? होमोजेनियस हुआ। इसलिए आपके पास जो एयर है इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, इसलिए एयर इज अ सॉल्यूशन ऑफ कोलोइड सॉल्यूशन। इसलिए एयर आपका एक सॉल्यूशन है, इट इज नॉट अ कोलोइड because it is a homogeneous mixture. Why homogeneous? Because of the uniform distribution, uniform composition. लेकिन वही कोलॉइड में जाएंगे तो हर पार्ट में कंपोजिशन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो हर पार्ट में जो कंपोजिशन है वो क्या होगा? चेंज हो गया। हाँ कोलॉइड ढूंढ रहे हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास जो है टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स है ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। तो देखो पहले वाले केस में आपका जो सॉलिड है वो डिस्पर्स है किस में? सॉलिड में, और उसको बोलते हैं सॉलिड सोल। उसका क्लोराइड क्या बोलते हैं हम लोग? सॉलिड सोल। तो एग्जांपल है सम कलर्ड ग्लास एंड जेमस्टोन। और जब आपका सॉलिड जब डिस्पर्स होगा किस में? लिक्विड में, तो उसको बोलेंगे सॉल्ट। इसका एग्जांपल है पेंट या फिर आप देखो सेल फ्लूइड। तो सेल फ्लूइड में वही तो है, प्रोटोप्लाज्म में।
आपका ऑर्गेनल्स है कि नहीं? वो सब क्या है आपके पास? सॉल है ना। तो सॉलिड जब डिस्पर्स होगा गैस में क्या बोलेंगे? एरोसोल। एरोसोल इज स्मोक, डस्ट इन एयर। जो भी डस्ट है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली? हाँ, तो सब वही आएगा आपका एरोसोल और कोलॉइड है। और लिक्विड जब डिस्पर्स होगा सॉलिड में तो बोलते हैं उसको जेल, है ना। जब लिक्विड डिस्पर्स होगा सॉलिड में तो जेल। इससे क्या होगा कि जो डिस्पर्शन मीडियम क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा होता है और हमारे पास डिस्पर्स के लिए क्वांटिटी थोड़ा क्या होता है? कम। इसलिए आप देखो कि जो आपका टूथपेस्ट आता है वो आता है जेल के फॉर्म में। बहुत बार आपके पास जो मेडिसिन होते हैं ट्यूब वाले, बोलोनी, ये सब, वो सब भी क्या है? जेल है कि नहीं? तो जेल मतलब बेसिकली क्या है कि आपका लिक्विड किसमें डिस्पर्स है? सॉलिड में। और सॉलिड रिलेटिवली थोड़ा ज्यादा है, इसलिए वो सॉलिड नहीं होकर निकलता है, सेमी सॉलिड, है ना, जेल। इसका एग्जांपल क्या है? चीज है जेली, सब है ना, सेमी सॉलिड। और जब लिक्विड आपका डिस्पर्स होगा लिक्विड में क्या बोलेंगे? इमर्शन। इमर्शन का बेस्ट एग्जांपल है मिल्क। तो मिल्क इज अ इमर्शन। इसमें कौन क्या चीज में डिस्ट्रीब्यूटेड है बोलो? तो मिल्क आपका इमर्शन जिसमें लिक्विड फैट, है ना, लिक्विड फैट इज डिस्पर्स्ड इन वाटर, है ना। जब आपका लिक्विड फैट जब आपका वाटर में डिस्पर्स कर जाता है तो बोलते हैं मिल्क। इससे मिल्क इज अ इमर्शन। लिक्विड होना वही ऑयल हो गया, इसलिए हमारे पास मिल्क एक आपका इमर्शन है ना। और लिक्विड जब डिस्पर्स हुआ गैस में तो अगेन इसको एरोसोल ही बोलेंगे। तो आप देखो कि जब आपका डिस्पर्शन मीडियम गैस है तो हमेशा क्या वर्ड आ रहा है? जो गैस ज्यादा होता है ना, दैट इज योर एरोसोल। जैसे आपका डिओड्रेंट, तो डिओड्रेंट जब आप मारते हो तो क्या होता है? फिर गैस ज्यादा निकलता है। और परफ्यूम क्या होता है? कम निकलता है। क्योंकि अभी से हमारे परफ्यूम मतलब लिक्विड, लिक्विड कम होगा, गैस ज्यादा होगा, फॉर्मल हो, गैस नहीं है। उसके बाद जब गैस आपका डिस्पर्स होगा सॉलिड में तो क्या बोलेंगे उसको? सॉलिड सोल। फोम, रबर, ग्लास, स्टोन। और गैस और लिक्विड में होगा तो उसे क्या बोलते हैं? फोम। फोम का एग्जांपल देखो, फ्रॉथ, झाग। तो झाग में क्या है? आपका गैस है और लिक्विड है, इसलिए आपका झाग में गैस है और लिक्विड है, इस दैट इज कॉल्ड टू बी अ फ्रॉथ, फोम। तो उसका दूसरा एग्जांपल क्या हो गया? आपका व्हिप्ड क्रीम, जो सेविंग करते हैं, सोप, लैदर, ये सब क्या आता है? किस कैटेगरी में आता है? फोम। तो फोम बेसिकली कोलॉइड का टाइप, और उसका एग्जांपल है ये सब, है ना। ये आपको याद में एक टाइप क्या है कि नहीं? इसमें अभी हम लोग को बात करना है किसके बारे में? सॉल के बारे में। तो सॉल का मतलब हो गया कि सॉलिड जब डिस्पर्स होगा किसमें? लिक्विड में, तो उसको बोलेंगे सॉल। ओके, इसको याद रखना है, इसको याद रखना है एग्जांपल। बाकी डेमोक्रेसी नहीं है। नहीं होगा, एनसीईआरटी में नहीं होगा। सॉलिड स्टेट में था। फिर आपका सॉलिड जब डिस्पर्स होगा लिक्विड में तब क्या बोलेंगे उसको? सॉलिड। अब देखो यहां देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ colloids, basically salt, on the basis of interaction, on the basis of interaction between dispersed phase and dispersion medium। या आप लोग क्या करेंगे कि जो colloids है इनको लोग क्लासिफाई करेंगे किस बेसिस पे? On the basis of interaction between dispersed phase and dispersion medium। अब देखो कि on the basis of dispersed phase and dispersion medium, we are having the two types of colloid. One is your lyophilic colloid या lyophilic salt, और दूसरा हो गया आपका lyophilic। इसलिए जो हमारे पास जो आपका सॉल है वो हो गया आपका लायोफिलिक एज वेल एज लायोफोबिक। चलो बात करें ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम।
अब देखो ये लायोफिलिक, तो फिलिक का मतलब हो गया एफिनिटी, इसलिए इन सच colloids there is great affinity between dispersed phase and dispersion medium। इसलिए अगर हमारे पास डिस्पर्स से डिस्पर्शन मीडियम में अगर बहुत मोहब्बत है तो बोलेंगे वो कौन सा क्लोराइड है, लायोफिलिक। और अगर हमारे पास एफिनिटी बहुत कम है तो उस केस में बोलेंगे लायोफोबिक। इसलिए देयर इज वेरी लिटिल, से होता है हेट्रेड, क्योंकि लिटिल है मतलब है ही नहीं, तो बोलेगा मतलब हेट्रेड है, तो देयर इज वेरी लिटिल एफिनिटी, तो नाम आपका होगा और दोनों दूसरे का दुश्मन होगा, है ना, लिटिल एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। इसलिए एक साथ कौन होना चाहेगा, फिलिक या फोबिक? फिलिक, प्यार मोहब्बत बहुत है इसलिए आपका फिलिक एक साथ रहना चाहेगा, लेकिन फोबिक में दोनों के बीच में क्या एफिनिटी बहुत, मतलब इनफैक्ट दोनों के बीच में आपका नफरत है, हेट्रेड है ना। अच्छा, इसका एग्जांपल पहले याद रखो, तो इसका एग्जांपल आएगा ऑर्गेनिक मैटर्स इन वाटर। तो जानी रहे सॉल का मतलब क्या हो गया कि आपका सॉलिड डिस्पर्स हुआ किसमें, लिक्विड में, तब बनेगा सॉल। तो कभी भी अगर आपका ऑर्गेनिक मैटर का वाटर में डिस्पर्स अगर है तो क्या बनाएगा, वो सॉल तो बनाएगा, लेकिन सॉल ऑर्गेनिक मैटर क्या करेगा कि जनरली वाटर के साथ आपके पास एक बॉन्डिंग मारने लगेगा, इसलिए उस केस में एफिनिटी बढ़ जाएगी, इसलिए वो क्या बनाएगा बोलो, जैसे मैं चीज एग्जांपल स्टार्च, तो देखो स्टार्च में है ना OH ग्रुप, जैसे वाटर के साथ क्या एफिनिटी ज्यादा है कम है, ज्यादा है, तो स्टार्च हो गया, गम, जिलेटिन, प्रोटीन, तो प्रोटीन भी तो NH2 ग्रुप है, ये भी तो आपका वाटर के साथ क्या बनाएगा, H बॉन्डिंग। ऐसे कह रहा है ये स्टार्च, गम, जिलेटिन, प्रोटीन, रबर, ये सब क्या बनाएगा, लायोफिलिक। और अगर इनऑर्गेनिक मैटर इन वाटर में अगर जाएंगे उसके तो बनाएगा फोबिक। इनऑर्गेनिक मैटर इन वाटर, तो क्या एफिनिटी क्या होगा, बहुत कम होगा। तो इसका एग्जांपल आएगा आपका मेटल सोल्स, मेटल सोल्स। तो मेटल सोल का मतलब क्या हो गया, मेटल है लिक्विड, अच्छा, मतलब मेटल आपका डिस्पर्स है किसमें, लिक्विड मतलब वाटर में, तो मेटल आपका डिस्पर्स है वाटर में। अब मेटल का वाटर के साथ एफिनिटी होगा क्या, इसलिए ये सब क्या बनाएगा आपको, लायोफोबिक। जैसे मान लो गोल्ड सोल, सिल्वर सोल, प्लैटिनम सोल, है ना, तो जो भी आपका मेटल सोल्स है ये सब क्या बनाएगा आपका लायोफोबिक। दूसरा आपका आ गया मेटल सल्फाइड सोल, मेटल सल्फाइड सोल, तो जो मेटल सल्फाइड सोल है वो भी वही बनाएगा, जैसे आर्सेनियस सल्फाइड सोल, आर्सेनियस सल्फाइड सोल, कैडमियम सल्फाइड सोल, है ना, इससे बनाएगा कौन सा, फिलिक या फोबिक, फोबिक। उसके बाद मेटल हाइड्रोक्साइड सोल, मेटल हाइड्रोक्साइड सोल, जैसे आप देखो आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड सोल, ये सब आ गया आपका लायोफोबिक। इसका देखो हमारे पास जो आपका लायोफिलिक कोलोइड, तो जो हमारे पास लायोफिलिक कोलोइड है, तो दे कैन बी मेड बाय डायरेक्ट मिक्सिंग,
तो इनको जो है हम लोग डायरेक्ट मिक्सिंग से बना सकता है, तो दे कैन बी मेड बाय डायरेक्ट मिक्सिंग, इसलिए दे आर कॉल्ड इंट्रिंसिक कोलॉइड, इसलिए इन सबको लोग क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक कोलॉइड। और जबकि ये हमारे पास क्या है कि दे कांट बी मेड बाय डायरेक्ट मिक्सिंग, that is can be made by some special method. इसलिए hence called extrinsic colloid. अब कह रहा है कि एक इंट्रिंसिक कोलॉइड, दूसरा क्या है एक्सट्रिंसिक कोलॉइड। अगर डायरेक्ट मिक्सिंग से बना रहे हैं तो इंट्रिंसिक, और इसको अगर नहीं बना पा रहे हैं स्पेशल मेथड से बना रहे हैं तो एक्सट्रिंसिक। अब जैसे मान लो कि हम लोगों ने क्या किया कि एक बीकर में हम लोगों ने पानी लिया, एक बीकर में हम लोगों ने यहाँ पानी ले लिया, और इस पानी में हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्च का पाउडर ऐड कर रहे हैं ना। तो उन्होंने क्या किया, इसमें स्टार्च का पाउडर डाल दिया, और जानना स्टार्च का वाटर के साथ एफिनिटी ज्यादा है या कम है, ज्यादा है ना। तो उन्होंने क्या किया कि पानी में स्टार्च का पाउडर डाल दिया, और उसके बाद उसको अच्छे से शेक किया, और जब इसको अच्छे से जब उन्होंने शेक किया, उस केस में जो स्टार्च है वो हमारे पास जो है आपका पानी में एक तरह से डिजॉल्व कर जाएगा कि नहीं, अच्छे से किया ना, तो स्टर किया अच्छे से। तो अच्छे से स्टर करने के बाद हम क्या देखते हैं कि जो स्टार्च की जो है वो पानी में क्या डिस्पर्स करके, क्यों ऐसा हो पाया, क्योंकि दोनों में ग्रेट एफिनिटी है ना, इसलिए स्टार्च आराम से पानी के अंदर मिक्स हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि दोनों में क्या है ग्रेट एफिनिटी है, इससे आराम से दूसरे में क्या हो मिक्स हो गया, और उसके बाद क्या बना दिया आपको स्टार्च सॉस। तो क्यों ये बन पाया डायरेक्ट मिक्सिंग से, क्योंकि एफिनिटी क्या है बहुत ज्यादा है, इससे मिक्स हो गया, इससे स्टर कर दिया अच्छे से तो मिक्स हो गया, और क्या बन गया आपका स्टार्च सॉस। वही तो होता है ना, कपड़े में स्टार्च जब डालते हैं तो पानी में स्टार्च डाल के सेक कर देते तो स्टार्च का सॉल्ट बन जाता है। और मार भी आपका क्या है, स्टार्च सॉलिड तो है, मारना हाँ, मतलब कि राइस टू स्टार्च का है इसलिए स्टार्च का है इसलिए बोला स्टार्च। कैसे पता चलेगा किसका स्वाद, बाय डिफॉल्ट तो उसमें पानी में पकड़ रहा है। अब देखो कि इस केस में क्या है कि दोनों के बीच में आपका एफिनिटी है, इसलिए हमारे पास को डायरेक्ट मिक्सिंग से बना पाएंगे। जैसे मान कि हमारे पास जो है आपका ये पानी है, ठीक है, अच्छी बात है, और इसमें क्या क्या गोल्ड पार्टिकल डाल रहे हैं, इनका पार्टिकल साइज है बिटवीन 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में, क्योंकि पता यही रेंज है ना आपको, तो इसका पार्टिकल साइज है बिटवीन 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। उसके बाद हम लोग इसमें गोल्ड पार्टिकल डालने के बाद शेक कर देंगे, और शेक करने के बाद छोड़ देंगे, देखेंगे सब गोल्ड पार्टिकल नीचे बैठा हुआ है, कि आपका जो है आपका सस्पेंडेड होगा क्या, तो नीचे जाके सेटल हो जाएगा, मिक्स होगा, बताओ सेटल हो जाएगा। मिक्स नहीं हुआ मतलब कि सॉल्व नहीं बना, क्योंकि आपका सॉल्व का मतलब क्या है कि आपके पास पार्टिकल सस्पेंडेड रहेगा ना, ये नीचे बैठा हुआ है, बैठा गया तो सस्पेंशन हो गया। जैसे यहाँ पे क्या डालेंगे, स्टर करेंगे, छोड़ देंगे, देखेंगे गोल्ड पार्टिकल सब नीचे सेटल्ड है, मतलब यहाँ पे आपके पास मिक्सिंग नहीं हुआ, इसलिए वी कैन से इसको डायरेक्ट मिक्सिंग बना पाएंगे। जैसे गॉड सोल को बनाना है तो कुछ इनडायरेक्ट मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, कुछ स्पेशल मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। तो डायरेक्टली किसको बना सकते हैं,
नहीं, मतलब लायोफिलिक, और इंटरेक्टली बनाना हो किसको? उसी बात कहता है कि जो आपका लायोफिलिक सॉल है वो आपका रिवर्सिबल सॉल है। ये बेसिकली क्या है? आपका रिवर्सिबल सॉल है, जबकि ये आपका है इरिवर्सिबल सॉल। एक आ रहा है रिवर्सिबल सॉल और एक क्या आ रहा है आपका इरिवर्सिबल सॉल। जैसे आप देखो ये स्टार सॉल है, स्टार्स का जो पार्टिकल सब सस्पेंडेड है कि नहीं? ठीक है, मस्त है, घूम रहा है। अभी क्या कर दो कि हमारे पास इवापोरेशन मान लो, है ना। अब इसको हम लोग क्या करें, अभी हम लोग इवापोरेट करा दें। इवापोरेट कराने के बाद ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग को नीचे स्टार्च का पार्टिकल मिलेगा कि नहीं? तो उन्होंने यहाँ पे स्टार्च को बनाया, उसके बाद हम लोगों ने वाटर को इवापोरेट करा दिया, तो नीचे क्या मिल गया? स्टार्च का पार्टिकल। और फिर वाटर ऐड करके शेक कर दो इसमें, है ना। ऐड वाटर एंड शेक या स्टर, क्या वापस मिल जाएगा सोना? हाँ? वही चीज तो कर रहा है। तो हम लोगों ने वाटर को इवापोरेट करा दिया, और इवापोरेट कराने के बाद स्टार्च नीचे बच गया, और उसमें क्या होगा? पानी डाल के उसको स्टर कर दो तो फिर मिक्स हो जाएगा, वापस नहीं बन गया। इसलिए कह रहा है रिवर्सिबल है। लेकिन मान लो अगर आपके पास गोल्ड सॉल है, ऑनलाइन, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब मान लो आपका एक गोल्ड सोल है, गोल्ड सोल में सोल पार्टिकल सस्पेंडेड है या बैठा हुआ? बस अपना जो है ब्राउनिंग कर रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा डाल रहा है अपना पानी में, है ना। अब उसके बाद वो क्या करें, इसको भी इवापोरेट कर दे। ऑब्वियस बात है कि इवापोरेशन करने के बाद हम क्या देखेंगे कि जो गोल्ड का जो पार्टिकल्स है उसका नीचे सेटल हो गया कि नहीं? गोल्ड का पार्टिकल नीचे सेटल। अब पानी मिला के स्टर करें तो नहीं होगा, मिक्स नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियस बात दोनों के बीच में एफिनिटी है कि नहीं है? ऐसे पानी मिला के अगर उसको स्टर करेंगे तो वापस बनेगा। इसलिए अगर हम लोग इसमें ऐड वाटर एंड स्टर, तो इन दैट केस नो गोल्ड सोल इज ऑब्टेन्ड। इसका मतलब क्या बोलेंगे, ये रिवर्सिबल हुआ या इरिवर्सिबल? इसलिए आपका क्या है? इरिवर्सिबल। समझ गए इसको? हो गया? हो गया? उसका देखो कि जो भी आपका लायोफिलिक सोल है, ये हैविंग द हाई सॉल्वेशन, बोले तो हाइड्रेशन। तो ऑब्वियसली बात है कि जो आपका डिस्पर्स फेज है, मतलब कोलाइडल पार्टिकल, और साथ में हमारे पास जो डिस्पर्शन मीडियम है, दोनों के बीच में एफिनिटी क्या है? बहुत ज्यादा है ना। कि आपका जो डिस्पर्स फेज, डिस्पर्शन मीडियम है, दोनों के बीच में एफिनिटी बहुत ज्यादा है। इसलिए आपका जो कोलाइडल पार्टिकल होगा वाटर को बहुत टांग के रखा हुआ होगा, जिसे बोलेंगे सॉल्वेशन या हाइड्रेशन क्या है? ज्यादा है। जबकि इस केस में एफिनिटी क्या है? बहुत कम है। इसलिए यहाँ पे बोलेंगे कि लिटिल सॉल्वेशन, या वाटर है तो हाइड्रेशन। और क्यों हल्का सा सॉल्वेशन या हाइड्रेशन हुआ? हाँ, एफिनिटी तो है बहुत कम है, मतलब नाम मात्र है ना, बस बोलने के लिए, डिजाइनिंग अ लिटिल सॉल्वेशन। जबकि यहाँ पे सॉल्वेशन बहुत ज्यादा, इसलिए कहता है कि यहाँ सॉल्वेशन अगर ज्यादा है तो मतलब 70 ज्यादा है ना। ये सभी सॉल्वेशन हाई होता है तो 70 बढ़ जाती है कि नहीं? और तो लैंग्वेज में बोलो, दोनों में प्यार मोहब्बत बहुत ज्यादा है, इसलिए दोनों दूसरे से अलग होंगे। तो अलग होंगे तो प्रेसिपिटेट होगा नहीं, तो क्या रहेगा आपका? स्टेबल। इसलिए ये रिलेटिवली क्या है? मोर स्टेबल, बिकॉज ऑफ द ग्रेट एफिनिटी
बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, जबकि ये रिलेटिवली लेस स्टेबल, दैट इज कैन बी इजिली कोएगुलेटेड, है ना, इसको कोएगुलेट करना आसान है, इनकी सेवेंटी कम है। अब देखो कि इस केस में कि लायोफिलिक सॉल्ट is relatively more viscous than dispersion medium, क्योंकि जहां तक विस्कोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, इंटरवल ऑफ फोर्स अट्रैक्शन के, इंटरवल ऑफ फोर्स अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो विस्कोसिटी ज्यादा होगा, और यहाँ पे तो ऑब्वियसली बात दोनों के बीच में अफिनिटी क्या है, ज्यादा है, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज्यादा है, इससे विस्कोसिटी भी क्या होगा, ऐसे डिस्पर्शन मीडियम के एस्पेक्ट में सॉल्ट में विस्कोसिटी हाई होगा। जैसे मान लो खाली वाटर है और एक स्टार सोल है, कहाँ पे ज्यादा विस्कस होगा, स्टार सोल में ज्यादा विस्कोसिटी है, इसलिए कहता है कि लायोफिलिक salt is relatively more viscous than dispersion medium because of the great affinity between both, जबकि यहाँ पे कंपरेबल होगा। जैसे आप गोल्ड सोल ले लो और पानी ले लो, तो चूंकि गोल्ड सोल में क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स में कोई खास चीज है, इसलिए हमारे पास जो है इनका विस्कोसिटी कंपरेबल रहेगा, तो बहुत सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है, जबकि यहाँ पे क्या होगा, बहुत हाई हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखो इंटरफेशियल टेंशन is relatively low, यहाँ पे जो इंटरफेशियल टेंशन कम, क्योंकि ऑब्वियसली बात है दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाह रहे हैं, है ना, दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाह रहे हैं, इससे दोनों के बीच टेंशन क्या होगा, कम होगा, है ना, प्यार मोहब्बत से रह रहा है, इसलिए कहता है कि इनके बीच में जो आपका इंटरफेशियल टेंशन या बोलो सरफेस टेंशन इज लो, क्योंकि दोनों में अट्रैक्टिव फोर्स क्या है, ज्यादा है, इसलिए इनके आपस में इंटरफेशियल टेंशन क्या होगा, कम होगा, लेकिन यहाँ पे अफिनिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे हम नहीं ऐसा बोल सकते, इसलिए यहाँ पे इंटरफेशियल टेंशन रिलेटिवली लो और यहाँ पे क्या बोले, कंफर्टेबल, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि यहाँ पे एक दूसरे की एफिनिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए आपस में टेंशन क्या है, कम हो गया है, इसलिए आपस में टेंशन कम हो, एक साथ रह रहा है, पूरे दूसरे को रिपेयर करें। कंपेरेबल टू हाई टेंशन लिटिल एफिनिटी है, अच्छा एफिनिटी पे तो हाई टेंशन अटैकिंग फोर्स में कुछ खास चीज नहीं आ रहा है। हो गया? यही आपका जो है डिफरेंस है फिलिक में और फोबिक में। अब देखो प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड, तो बेसिकली कोलॉइड प्रिपरेशन मतलब वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक, है ना, लायोफिलिक में झमेला नहीं है, बस एक दूसरे को मिलाया, स्टर्ट किया, काम हो गया। तो देखते हैं कि कैसे बनाएंगे यहाँ पे लायोफोबिक कोलॉइड। अब देखो लायोफोबिक कोलॉइड को बनाने का पहला मेथड है मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड। तो मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड मतलब इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ आटा चक्की। तो आटा चक्की में क्या होता है कि गेहूं डालते आटा पिसके, या डालेंगे सस्पेंशन और पिसके निकले कोलॉइड, इसलिए इसको बोला मैकेनिकली तोड़ के बड़ा क्या कर दिए, छोटा कर दिए, इट इज कॉल्ड मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। ये आपका जो है ना कोलॉइड मिल है, दिस इज योर कोलॉइड मिल। इसमें दो आपका स्टील डिस्क लगा हुआ है,
और जो दो स्टील्स लगा हुआ है वो अपोजिट डायरेक्शन घूमेगा ना आपका, तभी तो पीसेगा, मतलब रिलेटिव मोशन चाहिए। अब यहां से हम लोग क्या डालेगा, सस्पेंशन, मतलब पार्टिकल से बड़ा होगा। और मिल में पीस के इधर से क्या निकलेगा, फुल वायर तो होंगे नॉइज, इसमें डालेंगे सस्पेंशन और पीस के बाहर क्या निकलेगा, फुल वायर, बाकी साइड छोटा हो जाएगा। नहीं छोटा कैसे किया, मैकेनिकली किया किसी और तरीके से, ऐसे होता है मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन में। और ये दोनों है स्टील डिस्क है ना, ये देखे भी होंगे मूवी में, पुरानी मूवी में दिखाता था कि जेल में चक्की खींच रहा है, अभी तो नहीं दिखाता जेल में चक्की खींच रहा है, अभी देखे वो चक्की हाँ सर वो हाँ पूरी के मंदिर वही चक्की है कि डालते हैं गेहूं और पीस के निकलता है आटा, डालेंगे हम लोग यहाँ पे क्या चीज, और पीस के क्या निकलेगा इधर से, तो मैकेनिकली तोड़ दिए, अब इलेक्ट्रिकली तोड़ेंगे, हो गया। तो बेसिकली हम जो पार्टिकल्स हैं नहीं मैकेनिकली इलेक्ट्रिकली बेसिकली कैसे तोड़ते हैं, बेसिकली क्या से हम पार्टिकल का जो साइज है उसको छोटा कर रहे हैं मैकेनिकल। अब देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकली तोड़ेंगे है ना? इसलिए हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन में। इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड, electro disintegration method, which is basically your Briggs arc method. This is your Briggs arc method. ये जो आपका इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड है ना, इसको सिर्फ हम लोग यूज करते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ लेस एक्टिव मेटल सेल्स। इसको जो है हम लोग प्रिपेयर करते हैं, मतलब इसको यूज करते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेटल सोल, लेकिन कैसा, लेस एक्टिव, जैसे गोल्ड सोल, सिल्वर सोल, प्लैटिनम सोल, ये क्या है, सोल बनाएंगे, ये तो रस खानेगा पानी में, बाकी जो है सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम इसका बनाएंगे, ये सभी पानी में रिएक्ट करते हैं। तो हमेशा क्या चाहिए आपको, लेस एक्टिव मेटल बनाने के लिए। इसलिए आयरन सोल, मैग्नीशियम सोल बनाए, पानी से रिएक्ट करेगा। तो हमेशा क्या चाहिए, लेस एक्टिव मेटल्स। तो वो कैसे करते हैं इसको, क्या आप घर में भी जाकर ट्राई कर सकते हैं। हो गया, मान लो कि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ गोल्ड सोल। तो गोल्ड सोल अगर बनाना है, सबसे पहले हम क्या करना है, गोल्ड लेना है, तो मिल जाए गोल्ड मांगेगा, तो फिर कैसे बनाओगे, मान लो कि गोल्ड का ना बैंगल ले लो और उसको काट करके एक इलेक्ट्रोड बना लो, फिर आप शेल्डर देंगे आप सही है सर। तो ऐसे आपको बनाना पड़ेगा। अरे गोल्ड नहीं, प्लैटिनम बना गोल्ड जल्दी मिल भी जाएगा, प्लैटिनम जल्दी मिलेगा।
अब देखो कि हमारे पास जो है कैसे हम बनाएंगे यहाँ पे गोल्ड सोल। तो सबसे पहले क्या करना है, गोल्ड का इलेक्ट्रोड लेना है और जिस मेटल का आपको सोल बनाना है ना, उस मेटल का आपको क्या लेना है बोलो, इलेक्ट्रोड लेना है। उस मेटल का आपको इलेक्ट्रोड लेना है। अच्छा यहाँ पे क्या है कि ये आपका वाटर है ना, और वाटर के टॉप तक आइस रखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड योर आइस बाथ। मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर कम रखना है ना, इसलिए जो आपका जो वाटर का जो बीकर है ना, दैट हैज बीन सराउंडेड बाय हूम, आइस। और यहाँ पे हम लोगों ने डिस्पर्शन मीडियम क्या लिया है, वाटर। क्या डिस्पर्शन मीडियम लिया है, वाटर। अरे वो बहुत सिंपल चीज है कि हमारे पास क्या है कि इस इलेक्ट्रोड को ना, ये जो इलेक्ट्रोड है ना, इसके अबाउट हम लोग को हाई पोटेंशियल अप्लाई करना है, 10,000 वोल्ट्स लाइक दैट, बहुत हाई पोटेंशियल। और क्या होगा कि जब बहुत हाई पोटेंशियल जो अप्लाई करोगे ना, बहुत हाई पोटेंशियल, लो नहीं, बहुत हाई पोटेंशियल आपको अप्लाई करना है। अब देखो कि जब बहुत हाई पोटेंशियल अप्लाई करके जब दोनों इलेक्ट्रोड को नजदीक लाओगे, चिपकाओगे नहीं, नजदीक लाओगे, और जैसे दो इलेक्ट्रोड को हम नजदीक लेके आएंगे तो उनके बीच में प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रिक आर्क, है ना। उनके बीच में क्या प्रोड्यूस होगा बोलो, इलेक्ट्रिक आर्क, क्योंकि हाई पोटेंशियल है और हाई पोटेंशियल है, और दो इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या कर रहे हैं, नजदीक लेके आ रहे हैं, इसलिए क्या होगा, चार्ज फ्लाई करता है। हाई पोटेंशियल है ना, नजदीक बहुत है, तो चार्ज क्या फ्लाई करेगा, और फ्लाई करने से वहां क्या प्रोड्यूस होगा, आपका इलेक्ट्रिक आर्क, विच इज हैविंग अ वेरी हाई टेम्परेचर, मतलब 2000 डिग्री सेल्सियस के आसपास है ना, विच इज हैविंग अ वेरी हाई टेम्परेचर। बहुत आपका जो है हाई टेम्परेचर है, मान के चलो नियरली कितना, 2000 डिग्री सेल्सियस। तो सोचो कि जैसे हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक आर्क आपका प्रोड्यूस हुआ, वैसे यहाँ का टेम्परेचर क्या हो, बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए वहां का जो मेटल है ना, वो मेल्ट करके इवापोरेट करेगा। इसलिए वहां का जो मेटल है ना, वो मेल्ट करके क्या करेगा, इवापोरेट करेगा। तो मेटल जो है मेल्ट करके आपका इवापोरेट करेगा। तो मेटल जब मेल्ट करके इवापोरेट करेगा तो पार्टिकल साइज क्या हुआ, छोटा हो गया, तो नहीं तोड़ दिया इलेक्ट्रिकली, इसलिए आपने इसको इलेक्ट्रिकली क्या किया, इसको तोड़ दिया। इसलिए आपका जो हाई टेम्परेचर होने पे इन इलेक्ट्रिक आर्क मेटल melts and evaporates, है ना। और जब मेल्ट करके जब इवापोरेट किया ना, तो उसका पार्टिकल साइज जो है पोलर स्टेट में आ गया। उसका जो पार्टिकल साइज है ना, वो किस स्टेट में आ गया, पोलर स्टेट में आ गया, बस हो गया था। उसके बाद क्या है कि सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है कि ज्यादा है, कम है, तो फिर हमारे पास क्या होगा, सेटल करेगा नीचे। तो फिर ये क्या करेगा, आपका नीचे सेटल करेगा। ये जो है ना नीचे आपका टेम्परेचर कम होने की वजह से सेटल करेगा, और सेटल करके जब पानी में जाएगा तो क्या बना देगा, और तो वहां क्या बना देगा आपका गोल्ड, तो वहां बना देगा आपका गोल्ड। लेकिन ये है ना कि गोल्ड पार्टिकल की एफिनिटी पानी में है क्या, बहुत, जैसे कुछ स्टेबलाइजिंग एजेंट भी डालना होता है। और यहाँ पे स्टेबलाइजिंग एजेंट डालते हैं KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो कुछ स्टेबलाइजिंग एजेंट इसमें डालना, ऐसा होता है ना कि मिठाई उठाई में भी जल्दी खराब नहीं हो, तो स्टेबलाइजिंग एजेंट डालते हैं। और देख के समझ में आ रहा है कि इससे मेटल सोरी तो बनेगा कि नॉन मेटल का भी, व्हाइट इलेक्ट्रोड बनेगा। हो गया। तो हमारे पास टोटल कितने मेथड्स हो गए बनाने के, 3 हो गए, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन एंड बेसिक डिसइंटीग्रेशन।
हो गया। तो ये तो हो गया। अब तीसरा जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पेप्टाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, पेप्टाइजेशन। तो प्लास्टिक प्योर है, उससे क्या फायदा? प्योर गोल्ड होता है समझ में आता है। प्योर प्लास्टिक। अरे वो रिगार्डिंग द पेप्टाइजेशन, अरे वो पेप्टाइजेशन में क्या होगा? द प्रोसेस of preparing a colloid by addition of suitable electrolyte in fresh precipitate. The process of preparing a colloid by addition of suitable electrolyte in fresh precipitate followed by stirring is called peptidation. बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी अगर आपका फ्रेश प्रेसिपिटेट है तो उसको कन्वर्ट करना है किसमें? कोलॉइड में। और फ्रेश प्रेसिपिटेट को कोलॉइड में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पेप्टाइजेशन। और जो भी इसमें हम लोग डालेंगे सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट उसको बोलते हैं पेप्टाइडिंग एजेंट। तो सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट एडेड इन पेप्टाइजेशन is called peptiding agent, है ना? is called peptiding agent. तो जो भी हम सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे पेप्टाइजेशन करने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं? पेप्टाइडिंग एजेंट। तो पेप्टाइडिंग एजेंट डाल के पेप्टाइड करके हम लोग क्या बनाएंगे? कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो है क्या चक्कर? सबसे पहले इसमें जाने के पहले हमको एक चीज याद रखना है रिगार्डिंग द प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन थ्योरी। प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन थ्योरी। और वो प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन थ्योरी क्या कहता है कि द फ्रेश प्रेसिपिटेट या solid have tendency to adsorb। और जानते हैं कि जो भी आपका एड्जॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमेना है, जो भी चीजें एब्जॉर्ब होती है वो कहाँ रहती है? सरफेस पे या अंदर पे? सरफेस पे रहता है ना। So the first precipitate or solid have tendency to absorb some ion upon its surface, which is generally common ion. Which is generally common ion. तो ये हमें याद रखना है कि हर प्रेसिपिटेट की या सॉलिड की टेंडेंसी क्या होती है? अपने सरफेस के ऊपर कुछ आयन को एब्जॉर्ब करने की। और जनरली किस तरह के आयन को एब्जॉर्ब करने की? जो क्या कॉमन आयन। तो जो हमारे पास बेसिकली क्या हुआ? आपका कॉमन आयन।
इसलिए क्या होता है कि जो कोलॉइड्स होते हैं वो चार्ज होते हैं, दैट्स व्हाई कोलॉइड्स आर चार्ज्ड। इसलिए क्या होता है कि जो भी कोलॉइड्स होते हैं ना वो सब क्या होते हैं हमारे पास चार्ज होते हैं, क्योंकि हमेशा कोलॉइडल पार्टिकल की टेंडेंसी होती है सरफेस के ऊपर क्या एब्सॉर्ब करने के लिए कुछ आयन, जनरली क्या होगा कॉमन आयन। जैसे आप देखो कि ओवरऑल कोलॉइड न्यूट्रल होगा, ओवरऑल कोलॉइड न्यूट्रल होगा, है ना, ओवरऑल कोलॉइड आपका न्यूट्रल होगा। Overall colloid is neutral. अब बाकी जान ही रहे कि जो भी कोलॉइडल पार्टिकल्स स्टेबल है या अनस्टेबल है, मतलब जिग्जैग मोशन में। अब देखो कि हमारे पास जो है जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं हमेशा उनकी टेंडेंसी होती है सरफेस के ऊपर कुछ आयन को एब्सॉर्ब करने की है ना, जो जनरली कौन सा आयन एब्सॉर्ब करते हैं कॉमन आयन। इससे कोलॉइडल पार्टिकल के ऊपर हमेशा चार्ज रहता है, इससे कोलॉइडल पार्टिकल के ऊपर हमेशा चार्ज रहता है, या तो नेगेटिव चार्ज होगा या तो पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना, या तो हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगा या तो पॉजिटिव चार्ज। और अगर कोलॉइडल पार्टिकल का नेगेटिव चार्ज है तो मीडियम में आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, मीडियम में क्या होगा आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, ताकि ओवरऑल न्यूट्रल। इसलिए अगर हमारे पास पार्टिकल के ऊपर प्लस चार्ज है तो मीडियम में क्या रहेगा नेगेटिव चार्ज, ताकि ओवरऑल क्या रहे न्यूट्रल रहे। समझिए इसको। इसलिए याद रखना है कि जो भी कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं चार्ज होते हैं, कोलॉइडल पार्टिकल हमेशा क्या होते हैं चार्ज होते हैं। और अगर पार्टिकल का नेगेटिव चार्ज है मीडियम में पॉजिटिव चार्ज, और पार्टिकल में पॉजिटिव है तो मीडियम में नेगेटिव है, ताकि ओवरऑल क्या रहे न्यूट्रल। उसका देखो कि कोलॉइडल पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसके से बोलते हैं इसको नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड। इसलिए कोलॉइडल पार्टिकल के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो क्या बोलेंगे इसको नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड, और ओवरऑल न्यूट्रल। और अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है कोलॉइडल पार्टिकल पे तो क्या बोलेंगे उसको पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड। ऐसी ऐसी मैं जा सकता हूँ। हाँ जाओ। फिर पीछे हो गया, तो हमारे पास नेगेटिव चार्ज हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज। तो बेसिकली ओवरऑल लेकिन क्या रहेगा आपका न्यूट्रल ही रहेगा, है ना। तो ओवरऑल हमारे पास रहेगा ये न्यूट्रल। तो कुछ आपको चार्ज याद रखने हैं ना। देखो ये बेसिकली क्लासिफिकेशन है कोलॉइड और सॉल्ट्स का। जैसे आप देखो कि हाइड्रेटेड मेटालिक ऑक्साइड, बेसिक डाइलेक्ट मिथिलीन ब्लू, हेमोग्लोबिन ऑक्साइड्स, ये सब किसमें आ रहा है पॉजिटिव चार्ज। अच्छा उसके देखो जो मेटल सोल्स है वो नेगेटिव चार्ज, कॉपर सिल्वर गोल्ड, है ना। तो जो भी आपका मेटल सोल्स है दे आर नेगेटिव चार्ज। जो मेटल सल्फाइड सोल है वो भी क्या है, जैसे आर्सेनियम सल्फाइड, एंटीमनी सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड। जो भी एसिडिक डाइज है लाइक यूरोसिन, कॉम्बो, ये सब भी क्या है दूसरा यार कोई ये स्टार्च, गम, जिलेटिन, क्ले, चारकोल, ये सब भी किसमें मैक्सिमम नेगेटिव में। तो मेटल सोल्स, मेटल सल्फाइड सोल्स, एसिडिक डाइज, स्टार्च, गम, जिलेटिन, क्ले, चारकोल, ये सब लेकिन आपका देखो होमोग्लोबिन या ब्लड किसमें है पॉजिटिव चार्ज है ना।
तो जो हेमोग्लोबिन या ब्लड है इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज क्लोराइड। बाकी जो बेसिक डाई है जैसे मिथिलीन ब्लू ये क्या है बेसिक पॉजिटिव चार्ज, और जो भी हाइड्रोजन मेटालिक ऑक्साइड है एल्युमिनियम क्रोमियम आयरन ये सब किसमें आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो स्टार्च क्ले रबर गम ये सब किसमें आ रहा है नेगेटिव चार्ज। मेटल मेटल सल्फाइड्स जो है ना इंपॉर्टेंट चीज है। तो स्टार्च है वो तो लायोफिलिक है, उसमें क्यों लगा? तो सॉल्ट तो जो सॉल्ट्स ऑफ स्टार्च है वो तो लायोफिलिक है। हाँ तो थोड़ी लायोफिलिक नहीं हो सकता। तो किसी भी प्रेसिपिटेट की या सॉल्ट की टेंडेंसी होती है सरफेस के ऊपर आयंस को एब्सॉर्ब। हो गया। तो देखो आयरोपेप्टाइजेशन में जैसे आप देखो कि हमारे पास जो है मान लो आपका फर्स्ट प्रेसिपिटेट है किसका एजीआई का, मान लो ये फर्स्ट प्रेसिपिटेट है किसका बोलो एजीआई का मान। This is your fresh precipitate. जब पानी चाहिए ना फ्रेश तो प्रेसिपिटेट भी कैसा चाहिए फ्रेश चाहिए। तो ये फर्स्ट प्रेसिपिटेट है आपका एजीआई का। अब इसमें क्या करना है कि हमको डालना है एक सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट। तो सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हो गया कोई भी ऐसे इलेक्ट्रोलाइट डालो जिस इलेक्ट्रोलाइट का एक आयन इसके एक आयन के साथ कॉमन। जैसे आप यहाँ डाल दो आप एक्वस केआई सॉल्यूशन, तो आप कहोगे कि भाई आयोडाइड्स कॉमन है कि नहीं, या फिर आप डाल दो इसमें सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, तो Ag प्लस कॉमन हुआ कि नहीं। इससे याद रखना है कि जो भी आप इलेक्ट्रोलाइट डालोगे उसको क्या बोलेगा सूटेबल। सूटेबल का मतलब क्या हो गया मतलब एक आयन इसमें क्या हो कॉमन। मान लो हम लोगों ने इसमें कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट डाला, मान लो इस केस में हम लोगों ने KI डाल दिया, मान लो इस केस में उन्होंने क्या किया KI डाला, और KI डालने के बाद इसको जो है स्टर कर देंगे अच्छे से स्टर कर। तो KI डालने के बाद उन लोगों ने क्या किया स्टर। तो जो होगा क्या कि जैसे तुम इसमें डालोगे ना KI, जैसे इसमें KI डालोगे तो देखोगे जो AgI है ना वो अपने सरफेस के ऊपर आयोडाइड को एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना। तो जो AgI है अपने सरफेस के ऊपर किसको एब्जॉर्ब कर लेगा बोलो आयोडाइड को, क्योंकि हमें पता ही है कि जो भी आपका प्रेसिपिटेट्स होते हैं उनकी टेंडेंसी क्या होती है सरफेस के ऊपर आयन को और किस तरह के आयन कॉमन आयन सिंपली कॉमन आयन। जैसे आयोडाइड इज अ कॉमन आयन बिटवीन AgI एंड KI, जिसने जब KI डाले तो AgI के सरफेस को किसको चिपका दिया आयोडाइड को, तो आयोडाइड का आयन क्लियर बन गया है ना, और एक तरह पूरा नेगेटिव चार्ज का लेयर नहीं बन गया। जैसे यहाँ पे क्या हुआ आपका नेगेटिव चार्ज का लेयर बन गया बिकॉज ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयोडाइड। तो जब स्टर करोगे ना तो टूट जाएगा, जब स्टर करोगे ना तो ये क्या होगा टूट जाएगा ऐसे, है ना, छोटा छोटा पार्टिकल में चला आया। जब स्टर किया तो ये छोटा छोटा पार्टिकल में टूट गया, और टूटने के बाद इनके सरफेस के ऊपर आपका क्या एब्जॉर्ब है आयोडाइड, इसलिए हमारे पास इनके सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। सरफेस के ऊपर क्या हुआ आपका नेगेटिव चार्ज ऐसे डेवलप हो गया, जिससे ये बन गया नेगेटिव चार्ज क्लोराइड हो गया। समझे तो सब लोग।
इसलिए क्या हुआ कि हमारे पास जो उसको स्टर किए ना, तो आपका जो AgI का जो प्रेसिपिटेट है वो तो टूट जाएगा। तो चूंकि क्या फ्रेश इसलिए लिया आता है ना, ताकि स्टर करने से टूट जाए। अब मान लो बहुत पुराना होगा तो जम करके पत्थर हो गया, तो स्टर करने से टूटेगा वो। इसलिए फ्रेश लेना है, ताकि हमारे पास की पैकिंग उतनी क्लोज नहीं हो पाए, ताकि जब उसको स्टर करें ना, तो उस केस में आराम से क्या हो जाए, टूट जाए। टूट के छोटा छोटा साइज में आ गए, और छोटा छोटा साइज में आ गया आपका टूटने के बाद। अब चूंकि इनके सरफेस के ऊपर क्या एब्सॉर्ब है, आयोडाइड, इसलिए इनके सरफेस के ऊपर टूटने के बाद कौन सा चार्ज डेवलप कर दिया, नेगेटिव चार्ज, बिकॉज ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयोडाइड। समझ गए? और आपका जो K+ है वो तो है कि नहीं सोल्यूशन, जब ओवरऑल क्या है, न्यूट्रल आ गया। और जो K+ है वो तो है ही सोल्यूशन में, इसलिए ओवरऑल कोलॉइड क्या रहा, है ना। तो इस तरह से हो गया, तो सिस्टर किए तो टूट गया, टूटने के बाद हमारे पास छोटे छोटे पार्टिकल बना, सब नेगेटिव चार्ज हो गए। आज आप देखो कि पार्टिकल्स के बीच में आपको क्या लगता है, वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो पार्टिकल्स के बीच में आपको क्या लग रहा है, वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। इसलिए यहाँ पे आपको दो तरह का फोर्स डेवलप कर रहा है, एक आपका वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और दूसरा लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिकॉज ऑफ द सिमिलर चार्ज, है ना। नेगेटिव चार्ज है ना, तो रिपेल करेगा कि नहीं। इसलिए यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, दो तरह का फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव और एक क्या लग रहा है, तो मास की वजह से लग रहा है वन डर वाल फोर्स, और आपका सिमिलर चार्ज होने की वजह से क्या लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स। तो दो तरह का फोर्स लग रहा है। अब यहाँ देखो कि अगर हमारे पास अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन जो है वो अगर हमारे पास अगर स्ट्रॉन्गर है ना, एज कंपेयर टू वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो क्या ये नजदीक आ पाएगा, जैसे नजदीक आ जाएगा रिपेल करके भाग जाएगा, जिससे कि हमारे पास इसमें क्या आ जाएगी, जिगजैग मोशन आ जाएगी। नजदीक आएगा तब तो हमारे पास जो है इकट्ठा होकर के बैठेगा, लेकिन हमारे पास क्या लग रहा है, इसमें स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स आ गया एज कंपेयर टू द वीक अट्रैक्टिव फोर्स, इससे एक दूसरे को क्या करने लगे, रिपेल। और जब रिपेल करेंगे तो नजदीक आ पाएंगे, इसलिए कभी सेटल नहीं हो पाएंगे, इसलिए स्टेबल होगा। इसलिए आप कहें क्या बन गया आपका कोलॉइड। ऐसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बोलो, पेप्टाइड। और जो कोलॉइड बना है ना उसको क्या बोलते हैं, AgI सॉलिड स्लैश I नेगेटिव सॉल्ट। इसको रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, AgI सॉलिड स्लैश I नेगेटिव सॉल्ट, क्योंकि AgI के पार्टिकल पे क्या एब्सॉर्ब है, I नेगेटिव। ऐसे रिप्रेजेंट करने से पता चल जा रहा है कि आयोडाइड एब्सॉर्ब है और ये नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड है कि न्यूट्रल, नेगेटिव चार्ज कोलॉइड। इसलिए क्या होता है ना, कोलॉइड की जो स्टेबिलिटी में एक मेन कॉज होता है आपका चार्ज। मेन कॉज क्या होता है, चार्ज, क्योंकि सिमिलर चार्ज है, और सिमिलर चार्ज होने की वजह से दूसरे को हमेशा क्या करते रहेंगे, रिपेल। कभी इकट्ठा होगा ही नहीं, और जब तक इकट्ठा नहीं होगा मास बढ़ेगा नहीं, साइज बढ़ेगा नहीं, तो डंप या प्रेसिपिटेट होगा। इसलिए हमारे पास जो है आपको ये क्या रहेगा, स्टेबल या अनस्टेबल, स्टेबल ड्यू टू चार्ज, है ना। इसलिए क्या होता है ना कि अगर हम लोग इन पार्टिकल्स का चार्ज अगर खत्म कर दे तो चार्ज तो क्या रहेगा, अट्रैक्टिव रहेगा। तो अट्रैक्टिव होने की वजह से सब एक दूसरे के साथ इकट्ठा हो जाएंगे, उसके बाद बल्की हो जाएंगे, और फिर यही होता है कोआगुलेशन। इसी को बोलते हैं बेसिकली कोआगुलेशन। तो कोआगुलेशन बेसिकली क्या कहते हैं, चार्ज खत्म कर। अब पार्टिकल का जब चार्ज जब डिस्ट्रॉय हो जाएगा उसके रिपल्सिव फोर्स चला जाएगा, तो सिर्फ क्या लगेगा, अट्रैक्टिव। तो वन ऑफ फोर्स अटैक होकर दे विल कोआगुलेट। एंड चार्ज को खत्म करने के लिए भी यूज टू ऐड द इलेक्ट्रोलाइट, उसके लिए क्या कहते हैं, जैसे आप ब्लड ले, तो ब्लड आप मतलब कट गया तो ब्लड बह रहा है, उसके बाद हम लोग क्या किए, पोटासियम लगा दिए, फिटकरी। तो फिटकरी क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, एल्युमिनियम सल्फेट और पोटासियम सल्फेट का। जैसे आप वहां पे फिटकरी या पोटासियम लगाओगे तो इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, इन पार्टिकल्स को, ब्लड के पार्टिकल्स को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। ब्लड का जो क्लोराइड है ना, ब्लड, तो ऑब्वियसली बात है क्लोराइड चार्ज है, इससे जो भी हमारे पास चार्ज होगा उनको वो फिटकरी या पोटासियम क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, तो न्यूट्रल हो जाएंगे। न्यूट्रल हो जाएंगे तो दे विल गेट कोआगुलेट। समझे, इसमें स्टेबिलिटी का मेन कॉज है चार्ज।
समझ गए इसको? इससे सिमिलर चार्ज होने की वजह से एक दूसरे को हमेशा क्या करते रहेंगे, रिपेल करते रहेंगे, तो उस केस में ये हमेशा क्या रहेंगे, स्टेबल या स्टेबल रहेंगे। आज अगर मान लो अगर तुम अगर AgNO3 अगर डाले होते तो ये क्या बनता, पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करता है ना, टू एब्जॉर्प्शन ऑफ व्हाट, AgNO3। ठीक है ये। सर सर यहाँ पर मीडियम में भी तो कैटायन घूम रहा है, तो O क्यों न्यूट्रलाइज नहीं कर रहा है इसको? Pi तो आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, तो हमेशा सेपरेटेड ही रहेगा ना, कैसे चिपकेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है तो हमेशा तो अलग अलग अच्छा। रहेगा ना। लेकिन सर अगर हम बाहर से दे दे रहे हैं तो O कैसे कर दे रहा है, मतलब अंदर जो है वो तो नहीं कर पा रहा। बाहर से तो दे रहे हैं, ज्यादा देंगे ना, अच्छा अच्छा ठीक है। और दूसरा आयन देंगे जिसका क्वालिटी सर। पावर तो ज्यादा वॉन्डरवॉल फोर्स का रीजन क्या बोले? मास, ये तो न्यूटन का लॉ है, मास और मास के बीच में क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन, और यहाँ बोल देता है एटॉमिक लेवल पे वन डाउन फोर्स। हाँ वही तो ग्रेविटेशनल ओके फोर्स सर। हो गया। हाँ हाँ एजीआई तो सबसे थोड़े होता है, जो प्रेसिपिटेट एजीआई तो प्रेसिपिटेट तो सोशल कैसे होता है, नहीं तो इलेक्ट्रोलाइट्स है जो डाल सकते, एजीआई तो प्रेसिपिटेट। अब देखो, अब चाहो तो ये पेप्टाइडेशन डायरेक्टली भी कर सकते हो, जैसे मान लो हम लोग बीकर लिया है ना, तो यहाँ हम लोग इंडायरेक्ट पेप्टाइडेशन कर रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसमें हम लोग डाल रहे हैं पोटासियम आयोडाइड, पोटासियम आयोडाइड एसिडोनाइट्रेट मिक्स कर रहे हैं ना, पोटासियम आयोडाइड एंड बोलो सिलोनाइट्रेट मिक्स कर रहे हैं इन अ रेशियो ऑफ 1:2, इन अ रेशियो ऑफ 1:2। इनको हम लोगों ने मिक्स किया इन अ रेशियो ऑफ 1:2। तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या डाले हैं बोलो, पीआई डाले हैं और बोलो सिलोनाइट्रेट, और किस रेशियो मिला है 1:2। जैसे दोनों को मिलाओगे इंस्टेंट रिएक्शन होगा कि नहीं, जैसे दोनों को मिलाएंगे इंस्टेंट रिएक्शन होगा, और इंस्टेंट रिएक्शन होने की वजह से आपको वहां पे किसका फॉर्मेशन होगा, एजीआई प्रेसिपिटेट का, प्रेसिपिटेट ना, और साथ में क्या मिलेगा पोटासियम नाइट्रेट। तो जैसे मिक्स करेंगे तो वहां पे इंस्टेंट प्रेसिपिटेट मिलेगा आपको एजीआई का। ठीक है, अब मोल्स इनिशियली टेकन है ना, तो यहाँ पे इसका कितना मोल लिया हम इनिशियली 1, इसका कितना मिला है हम लोग 2, तो ऑब्वियसली बात इसमें एलआर कौन हो गया, ये हो गया एलआर और ये हो गया ईआर है ना, और ये इनिशियली तो 0 था, इसलिए हमारे पास मोल्स फाइनली है ना, मोल्स फाइनली तो 0, ये 1, ये 1 और ये कुछ होगा, और ये तो क्या सोल्यूशन बोलता है, इसको फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप कहोगे कि यहाँ पे कितना मोल एजीआई का प्रेसिपिटेट मिला, 1 मोल एजीआई का जो प्रेसिपिटेट मिला उसके ऊपर 1 मोल AgNO3 का Ag प्लस एब्जॉर्ब हो गया, और ये प्रेसिपिटेट तो फ्रेश है, इसलिए आपका जो 1 मोल AgI प्रेसिपिटेट adsorbs 1 मोल व्हाट AgNO3 है ना।
to form AgI slash Ag plus फुलवायर। समझ गए इसको? हो गया डायरेक्ट। पहले सम फ्रेश क्यों लेंगे हम? डायरेक्टली फ्रेश नहीं बना लेंगे। कहाँ पहला फ्रेश बना उसके बाद एडजॉर्प्शन हो गया। इससे हमारे पास जैसे मिलाएंगे तो वहां पे क्या मिलेगा आपको? AgI का यहाँ पे स्प्लिट बनने लगेगा। तो AgI का यहाँ पे आपको प्रेसिपिटेट बनने लगेगा, जिसके ऊपर कौन एडसॉर्ब हो जाएगा? Ag प्लस जो बचा है ना वो, और Ag प्लस जो है एडसॉर्ब होने के बाद इसको कौन सा क्लोराइड बना देगा? पॉजिटिवली चार्ज क्लोराइड। तो नया सब कुछ कर देगा। 1 2 3 0 है ना। समझिए इसको। आगे 1:1 के रेशियो मिलाते तो तो आगे कोई इलेक्ट्रोलाइट बचता ही। अगर मान लो अगर 2:1 के रेशियो मिलाया दे तो तब AgI एक मोल बनता, और उसके बाद 1 मोल AgI पे आपको 1 मोल आयोडाइड क्या होता है? एडसॉर्ब हो जाता है। तो वहां क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, यही है पेप्टाइड। क्लोराइड नहीं दिया है। पूरा लिखना है ना, पैराग्राफ बना के। हो गया? regarding biomolecules. So basically biomolecules में we are going to talk about carbohydrate. तो यहाँ पे क्या है कि जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो these are, तो कार्बोहाइड्रेट का 2 डेफिनेशन है ना, एक पुराने जमाने वाला और एक नए जमाने वाला। तो पुराने जमाने में लोग क्या बोलते थे कि these are hydrates of carbon. These are hydrates of carbon and represented as CxH2O whole y. ये पुराने जमाने में लोग बोलते हैं कि these are hydrates of carbon. इसका नाम क्या पड़ेगा? कार्बोहाइड्रेट। पहले सोचते थे, बूढ़े बुजुर्ग लोग सोचते थे कि these are the hydrates of carbon, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? CxH2O whole. मतलब आप इस रिप्रेजेंटेशन को देखोगे तो देख के समझ में आएगा कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कार्बन का हाइड्रेट है ना, कार्बन का हाइड्रेट। जैसे मान लो बच्चे का एग्जाम्पल, तो ग्लूकोज कैन बी रिप्रेजेंटेड एज C6H2O whole 6 की नहीं। तो जो कि ग्लूकोज जो है इसको हम लोग इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं कि नहीं? इसे बोले ग्लूकोज इज अ
ग्लूकोज इज द कार्बोहाइड्रेट तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वही मान लेते हैं हम लोग सुक्रोज। सुक्रोज इज योर C12H22O11। तो क्या हम लोग इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये सब जो है इस फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है। ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट। बट इसका बहुत सारा लिमिटेशन है ना, इसका बहुत सारा लिमिटेशन है। ये तो बोल दिया कि भाई जो इस फॉर्मूला को फॉलो कर लिया उसको आप कम करके क्या बोल दो? कार्बोहाइड्रेट बोल दो। लेकिन इसका बहुत सारा लिमिटेशन है। जैसे आप देखो कि फॉर्मिक एसिड इज C1 तो फॉर्मेट ऐड हो गया आपका C1H2O1 है ना। दूसरा आप देखो एसिटिक एसिड हो गया C2H2O होल्ड। अब देखो क्या ये कहीं से भी कार्बोहाइड्रेट है क्या? एसिटिक एसिड फॉर्मल्डिहाइड कार्बोहाइड्रेट नहीं, फिर भी इस फॉर्मूला को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। मतलब गड़बड़ है, झूठ बोल रहा है। ये क्या हो गया इसका लिमिटेशन? These are not carbohydrate, but they are following this formula. दूसरा है rhamnose, ribose। तो rhamnose का फॉर्मूला क्या होगा? मतलब फॉर्मूला हो गया आपका C6H12O5। अब देखो कि कोई भी अगर आपके पास कार्बोहाइड्रेट अगर है तो कार्बोहाइड्रेट का मतलब हो गया कि उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 होना चाहिए, है ना। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो कितना होना चाहिए? 2:1। लेकिन यहाँ क्या 2:1 है? इसलिए हम लोग जो है यहाँ पे जो रेशियो है इट इज नॉट इक्वल टू 2:1। मतलब इस फॉर्मूला के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नहीं। वही आप राइबोस में देखो हो गया आपका C5H10O4। तो C5H10O4 तो क्या यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2:1 में है? नहीं। मतलब इसको इस फॉर्मूले के फॉर्म रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। है तो कार्बोहाइड्रेट नहीं। क्या बोला जाए कि जो नहीं है वो इसको फॉलो करता है और जो है वो फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब इस फॉर्मूले को कंप्लीटली डिस्कार्ड कर दिया जाए, है ना। इसको डिफरेंशियल कंप्लीटली डिस्कार्ड। और दूसरी बात क्या है, कार्बन कभी हाइड्रेट बनाता नहीं। कार्बन डू नॉट फॉर्म हाइड्रेट। कॉपर सल्फेट वगैरह हाइड्रेट बनाता है, कभी हाइड्रेट नहीं बनाता। कैसे बनाएगा? कहां से बॉन्डिंग करेगा? कार्बन करेगा तो गैस बॉन्डिंग होता था, हाइड्रेट वगैरह बनेगा। तो ये कहता है कि जो नहीं है वो फॉलो कर लिया है, जो है वो फॉलो नहीं किया, इसलिए हमारे पास से जो ओल्ड डेफिनेशन कंप्लीटली डिस्कार्ड कर दिया गया। This old definition has been completely discarded. हो गया? अब आया नया जमाना, मॉडर्न डेज। न्यू डेफिनेशन में क्या बोला गया कि these are optically active, these are optically active मतलब at least one chiral evolutionic center must be present। तो एक स्टीरियोजेनिक सेंटर होना चाहिए, है ना। तो these are optically active polyhydroxy aldehydes और कीटोन्स। जो भी आपके पास कार्बोहाइड्रेट है
उसमें बहुत सारे अल्कोहल है और साथ में बहुत से अल्कोहल के या तो एल्डिहाइड ग्रुप हो या तो कीटोन ग्रुप और एटलीस्ट एक कार्बन। दूसरा कंपाउंड क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। और फर्नेसेस या ऐसा कंपाउंड दे दे हाइड्राइज होने के, और फर्नेसेस सच कंपाउंड्स अपॉन हाइड्रोलाइसिस, है ना, आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। तो बहुत सारे अल्कोहल के साथ एक एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप हो और साथ में ऑप्ट करें एक्टिव हो या हाइड्राइज करने पे इस तरह का कंपाउंड जैसे स्टार्च वगैरह है, तो हाइड्राइज करने पे देगा ग्लूकोज। इसका मतलब कि स्टार्च इज आल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। जैसे मान लो CHO, CHOH, CH2OH, तो क्या ये पॉलीहाइड्रोक्सी है? तो पॉलीहाइड्रोक्सी है, एल्डिहाइड की है और साथ में एटलीस्ट एक कार्बन है कि नहीं, इससे इट इज अ कार्बोहाइड्रेट होना, इसलिए इट इज अ कार्बोहाइड्रेट। इसलिए जो ग्लिसरॉल्डिहाइड है इट इज अ कार्बोहाइड्रेट, जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है और एटलीस्ट एक कार्बन है, इसलिए इट इज अ कार्बोहाइड्रेट। बहुत से एग्जांपल हैं। अब देखते हैं पहले यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। देखो कि जो कार्बोहाइड्रेट्स उनको सैकराइड्स भी बोलते हैं क्योंकि शुगर होता है। सैकराइड का मतलब क्या होता है? मीठा, शुगर, है ना। और वही सैकरॉन्स है ना, शक्कर आ गया, शक्कर जो है वही सैकरॉन्स है। अरे वो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ द हाइड्रोलाइसिस। तो जानते हैं कि हाइड्रोलाइसिस के बेसिस पे वी कैन क्लासिफाई द कार्बोहाइड्रेट इनटू 3 पार्ट्स। One is your monosaccharide, the other one is your disaccharide, sorry, oligosaccharide, and the third one is your poly, mono, oli, poly. तो ऑब्वियसली बात है कि जो भी आपके पास मोनोसैकराइड्स हैं दे आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, है ना, मतलब दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर, है ना, दे आर सिंपलेस्ट carbohydrates which can't be further hydrolyzed. They are your mono. जैसे we are having example of glucose, fructose, galactose, mannose, बहुत सारा है। तो टोटल हमारे पास जो है आपका 20 टाइप्स ऑफ नेचुरली अकरिंग मोनोसैकराइड्स। तो नेचुरली अकरिंग मोनोसैकराइड्स कितने हैं? 20 टाइप्स के। उसके लिए दो जो ऑलिगोसैकराइड जानते हैं हाइड्राइज करने पे ये 2 से 10 मोनोसैकराइड देंगे अपॉन हाइड्रोलाइसिस they furnishes
2 to 10 mono. वही से तो आता है ना आपका ऑलिगोपेप्टाइड भी। तो हमारे पास जो है हाइड्राइज होने के बाद ये कितने मोनोसैकेराइड देंगे? 2 से 10। इसलिए इसमें अब आ गया आपका डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड। तो डाइसैकेराइड जैसे वी कैन हैव द सुक्रोज। सुक्रोज को अगर हम लोग हाइड्रोलाइज अगर करेगा उस केस में आपको देगा 1 यूनिट ग्लूकोज का और 1 यूनिट फ्रक्टोज का ना। इसलिए आपका जो है एक मॉलिक्यूल सुक्रोज का अगर हाइड्रोलाइज करेगा तो एक मॉलिक्यूल देगा ग्लूकोज का और एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का। इसलिए इट इज कॉल्ड टू बी अ डाइसैकेराइड। सिमिलरली वी कैन हैव ट्राइसैकेराइड। तो आपका हाइड्रोलाइज करने के बाद आपको 3 मोनोसैकेराइड देगा। जैसे वी कैन हैव रैफिनोज। जो रैफिनोज है उसका एक मॉलिक्यूल अगर वो हाइड्रोलाइज करेगा तो क्या होता? फ्रुक्टोज है गैलेक्टोज। तो एक ग्लूकोज चिपकाएगा, एक फ्रक्टोज चिपकाएगा और एक गैलेक्टोज। तो एक रैफिनोज का हाइड्रोलाइज करना, एक ग्लूकोज, एक फ्रक्टोज और एक गैलेक्टोज। दूसरा वी कैन हैव टेट्रासैकेराइड्स। सीधे 4 देगा ना, जैसे आपका स्टैक्यूस। तो एक अगर आपका स्टैक्यूस अगर हाइड्रोलाइज अगर होगा तो क्या क्या देगा बोलो? हाँ बोलो। ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज ना। In that case we can have 1 glucose, 1 fructose and 2 galactose। तो ऐसे करके आएगा। बाकी जानते हैं पॉली जो हाइड्राइज करके मेनी ऑफ द मोनोसैकेराइड्स देगा। इसका एग्जांपल हम लोग के पास क्या रहेगा? स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजेन, etc। स्टार्च, ग्लाइकोजेन, सेलुलोज, जेक्स्ट्रीन, ये सब किसमें आएगा? आपका पॉलीसैकेराइड। हो गया? हो गया? ये हो गया मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड। तो क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? हाइड्रोलाइसिस। बाकी और भी तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। फॉर द क्लासिफिकेशन तो फर्दर क्लासिफिकेशन तो फर्दर जो है इनको लोग क्लासिफाई कर सकते हैं शुगर एंड नॉन शुगर, है ना। दे कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज शुगर एंड नॉन शुगर। तो हमारे पास जो है आपका जो भी शुगर होगा वो स्वीट इन टेस्ट होगा, क्रिस्टलाइन होगा और वाटर सोल्यूबल होगा। कोई भी कार्बोहाइड्रेट जो खाने में मीठा हो, क्रिस्टलाइन सॉलिड हो और पानी में क्या हो? सोल्यूबल हो, उसी को हम लोग बोलेंगे शुगर। और जो मान लो नॉन क्रिस्टलाइन है, नॉट स्वीट इन टेस्ट, वाटर मीन सोल्यूबल, उसको क्या बोलेंगे? उल्टा हो जाएगा ना। दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, नॉन क्रिस्टलाइन मतलब अमॉर्फस
एंड वाटर इनसोल्युबल, इनसोल्युबल मतलब बहुत कम डिसॉल्व करेगा, है ना। इसलिए शुगर के एग्जांपल में आपका आ जाएगा और मोनो एंड ओलिगो, और मोनोसैकेराइड्स एंड ओलिगोसैकेराइड्स। और ऑब्वियसली बात है कि जो भी आपका पॉलीसैकेराइड्स है वो सब क्या हो जाएगा आपका नॉन शुगर। जैसे वो स्टार्च क्या खाने में मीठा होता है, जल्दी पानी में डिसॉल्व करता है, और उसके बाद पाउडर फॉर्म में होता है, मतलब अमोर्फस। वही आप देखो बाकी जो है आपका सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये सब क्या है आपका स्वीट इन टेस्ट है, क्रिस्टलाइन है और वाटर सोलुबल। ये सब किसमें आएगा आपका शुगर में। और कौन सा शुगर में खाते हैं सुक्रोज, है ना। तो सुक्रोज को बोलते हैं टेबल शुगर। खाली शुगर बोलेंगे तो सब हो जाएगा मोनो एंड ओलिगो। इसलिए हम लोग जो है जो खाते हैं ना सुक्रोज खाते हैं, तो घर में चीनी खाते हैं सुक्रोज है, उसको क्या बोलते हैं टेबल शुगर, मतलब टेबल सॉल्ट। सॉल्ट तो बहुत कुछ होता है, तो हम जो खाते हैं घर में वो क्या है सर स्क्रॉल अप करिए। ठीक है। इसके बाद हम लोग फर्दर यहाँ पे क्लासिफाई करेंगे इनको एज रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और जानते हैं कि जो टॉलरेंस या फेनिंग को रिड्यूस करेगा उसको क्या बोलेंगे रिड्यूसिंग शुगर, और जो टॉलरेंस फेनिंग को रिड्यूस नहीं करेगा उसको क्या बोलेंगे। इसलिए दे रिड्यूसेस टॉलरेंस रिएजेंट या रिड्यूसिंग शुगर, और रिड्यूस नहीं करेगा तो क्या नॉन रिड्यूसिंग। तो रिड्यूसिंग एग्जांपल क्या था कौन बताएगा। तुमने बताया। अब बताइए कि आपके पास जो है कौन कौन सा शुगर जो है टॉलरेंस को रिड्यूस करेगा। सुक्रोज को छोड़ने बाद नहीं करेगा और कुछ नहीं करेगा, और कौन कौन करेगा। चले गया ये वाला तो ऑप्शन ही नहीं होता है क्या भाई, तो ना कर सकते हैं ऑप्शन नहीं। कौन कौन है और मोनोसैकेराइड्स है और मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स और मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड एक्सेप्ट सुक्रोज ना। बेसिकली हमको याद रखना है कि जो भी रिड्यूसिंग शुगर होते हैं ना उनमें रिड्यूसिंग यूनिट होता है। क्या होता है रिड्यूसिंग यूनिट, मतलब दे कंटेन द साइक्लिक हेनरी एस्टर लिंकेज। देखो ये आपका क्या है जेमिनल अल्कोक्सी अल्कोहल नहीं है, जेमिनल अल्कोक्सी अल्कोहल है। और जब भी जेमिनल अल्कोक्सी अल्कोहल होता है उसको क्या बोलते हैं हेनरी एस्टर, और रिंग में है इसलिए उसको क्या बोलेंगे साइक्लिक हेनरी एस्टर। तो अगर हमारे पास जो है अगर किसी भी कार्बोहाइड्रेट में या शुगर में आपको कौन सा लिंकेज है साइक्लिक हेनरी एस्टर लिंकेज, तो इसका मतलब कि वो शुगर क्या होगा रिड्यूसिंग होगा। इसलिए इस यूनिट को बोलते हैं रिड्यूसिंग यूनिट। इसलिए कभी भी अगर आपको चेक करना है ना कि रिड्यूसिंग है कि नॉन रिड्यूसिंग है तो चेक करना पड़ेगा कि दे कंटेन रिड्यूसिंग यूनिट और नॉट। इस जगह उसमें साइक्लिक एमिशन लिंकेज है मतलब उसमें क्या रिड्यूसिंग यूनिट है, इसलिए वो सब क्या हो जाएगा आपका रिड्यूसिंग शुगर, और दे कैन बी रिड्यूस्ड बाय टॉलरेंस। ओके, अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स।
अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकराइड्स ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन ग्रुप। Monosaccharides on basis of functional group and number of कार्बन एटम, है ना। क्या हम क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड नंबर ऑफ। तो बेसिकली हमारे पास कितने टाइप के नेचुरली एक्टिव मोनोसैकराइड्स होंगे? बोलो 20 टाइप। अब यार देखो कि हमारे पास कोई भी अगर आपका मोनोसैकराइड है तो उसमें मिनिमम 3 से लेके मैक्सिमम 7 कार्बन होगा, है ना। कि हमारा कम से कम कितना कार्बन होगा? 3 और मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 7। अब यहाँ देखो तो यहाँ पे हम उसको क्लासिफाई करते रहे एज एल्डोज एंड हेक्सोज डिपेंडिंग टू उसमें एल्डिहाइड, एल्डोज एंड कीटोज डिपेंडिंग टू उसमें आपका एल्डिहाइड ग्रुप है या कीटोनिक ग्रुप है। इससे अगर हमारे पास बहुत सारे अल्कोहल के साथ अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो क्लास ऑफ फैमिली को क्या बोलेंगे? एल्डोज। और बहुत सारे अल्कोहल के साथ अगर कीटोनिक ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो उस क्लास ऑफ मोनोसैकराइड क्या बनेंगे? कीटोन्स। इसलिए हमारे पास जो है इसमें आ जाएगा आपका ट्रायोल्स, टेट्रोल्स, पेंटोल्स, हेक्सोल्स। अब ये हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं बेसिस नंबर ऑफ कार्बन एटम, है ना। तो क्या हमें पता है कि कम से कम कितना कार्बन होगा? 3 और ज्यादा से ज्यादा 4 7। इसलिए हो गया ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस एंड हेप्टोस। ठीक है। अब मान लो अगर एल्डोस फैमिली का है तो बोलेंगे एल्डो ट्रायोस, है ना। और एल्डो ट्रायोस, कीटो ट्रायोस। अगर 4 वाला है तो एल्डो टेट्रोस, कीटो टेट्रोस, ऐसे चलेगा। इसलिए आपका जो ग्लूकोज है वो क्या हो गया? एल्डो हेक्सोस हो गया, है ना। जो ग्लूकोज है वो क्या हो गया आपका? एल्डो हेक्सोस। और जो फ्रक्टोज है वो क्या हो गया? कीटो हेक्सोस, कीटो हेक्सोस। अच्छा ट्रायोस में आओ। जैसे आप देखो कि ट्रायोस का जो पहला मेंबर है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड है ना। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या है? एल्डो ट्रायोस, एल्डो ट्रायोस। जैसे आप कह सकते हो एल्डो ट्रायोस का एग्जांपल क्या हो गया बोलो? ग्लिसरॉल्डिहाइड, है ना। उसी प्रकार आप देखो ये हो गया आपके पास कीटो ट्रायोस हो गया ना। और कीटो ट्रायोस का एग्जांपल हो गया डाहाइड्रॉक्सीसीटोन, है ना। एसीटोन क्या हो गया? CH3 CO CH3 और एसीटोन हो गया CH3 CO CH3 और 2 H हटा के 2 H लगा दिए, क्या बोलेंगे इसको? डाहाइड्रॉक्सीसीटोन इज एग्जांपल ऑफ कीटो ट्रायोस, ग्लिसरॉल्डिहाइड एग्जांपल ऑफ एल्डो ट्रायोस। अब देखो ये हमारे पास जो आपका डाहाइड्रॉक्सी एसीटोन है जो एक कीटो ट्रायोस है, ये इकलौता कार्बोहाइड्रेट है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मतलब डायरेक्ट कार्बन नहीं मिलेगा। क्योंकि डेफिनेशन में क्या बोला गया है कि पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैविंग ऑप्टिकल एक्टिविटी। पर यहाँ पे क्या है कि पॉलीहाइड्रॉक्सी है, कीटोन भी है लेकिन ऑप्टिकली बाकी इसको छोड़ के सब ऑप्टिकली एक्टिव है। जैसे देखो ये सब में कार्बन आएगा ही आएगा, इससे आपको ऑप्टिकली एक्टिव आएगा ही। सिर्फ आपको ऑप्टिकली इनएक्टिव कार्बोहाइड्रेट कौन आएगा? डाहाइड्रॉक्सी एसीटोन। ठीक है। बाकी राइबोस वगैरह सब उसमें आएगा, पेंटोस हो जाएगा सब, पेंटोस राइबोस डीऑक्सीराइबोस ये सब किसमें आएगा? पेंटोस शुगर में आएगा। और एल्डो पेंटोस। हाँ एल्डो पेंटोस में। ठीक है, फिर कर दिया जाएगा। दस मिनट के बाद
Here IT dissociates as real plus IT minus. ये पहले बार प्रोसीडिंग हो गया पॉलीहेड्राइड देखो बट ये तो रियलिटी इसको देखो कॉलेज चल रहा है